चलिए बच्चों, हमें आज डिस्कस करना है इंटरफेरेंस। तो इंटरफेरेंस वेव ऑप्टिक्स का बहुत ही बढ़िया चैप्टर है बेटा, और इसके ऊपर 100% हर साल क्वेश्चन आता है किसी ना किसी फॉर्म में, चाहे न्यूमेरिकल हो या डेरिवेशन हो, हर साल इस पर क्वेश्चन आएगा। तो समझते हैं इंटरफेरेंस को। एक्चुअली क्या होता है बेटा कि जब भी हमने 11वीं में पढ़ा है कि जब भी दो या दो से ज़्यादा वेव चलती हैं तो उनके सुपर पोजिशन से जो डिस्प्लेसमेंट होता है वो चेंज होता है, जो रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट होता है। तो इंटरफेरेंस क्या है? इंटरफेरेंस लाइट वेव्स का ही एक तरह से सुपरपोजिशन है। तो हम ऐसा देखते हैं बेटा कि सपोज कीजिए कि एक लाइट वेव यहाँ से आई, ये सोर्स है कोई, और एक लाइट वेव यहाँ से आई, ये सेकंड सोर्स है। जब दोनों से लाइट वेव किसी एक पॉइंट पे मिलती हैं तो यहाँ पे इंटेंसिटी, लाइट की इंटेंसिटी बढ़ भी सकती है और घट भी सकती है। इसका मतलब है बेटा कि इंटेंसिटी का रीडिस्ट्रीब्यूशन होगा। जहाँ पे कम हो गई इसका मतलब वहाँ से इंटेंसिटी निकल गई, और जहाँ पे इंटेंसिटी बढ़ गई वहाँ पे इंटेंसिटी एक्स्ट्रा आ गई है। तो इंटरफेरेंस क्या है? एक्चुअली दिस इज रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लाइट इंटेंसिटी ड्यू टू सुपरपोजिशन ऑफ टू लाइट वेव्स। क्लियर बच्चों? हमें यहाँ पे कंडीशन निकालनी है कि मैक्सिमम इंटेंसिटी और मिनिमम इंटेंसिटी कब होती है। जैसे एक बात को समझिए, सपोज कीजिए दो वेव्स आई बेटा, एक वेव ये है ऐसे, और दूसरी वेव भी इसी फॉर्म में आती है ऐसे। आप देखेंगे यहां पर दोनों सेम डायरेक्शन में हैं तो रिजल्टेंट वेव का एम्पलीट्यूड ऐसे बढ़ जाएगा, ऐसे ऐसा हो जाएगा। ये कहलाता कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, यानी मैक्सिमम वाला, जहां पे इंटेंसिटी बढ़ जाती है। और अगर दो वेव अपोजिट फेज में मिलती हैं, जैसे ये वेव है और एक वेव ऐसे अपोजिट फेज में आई, तो क्या होगा? इन दोनों का रिजल्टेंट, इसका देखो इस तरफ है और इसका इस तरफ है, अपोजिट हो गया तो एक में से दूसरा माइनस होगा, तो बेटा रिजल्टेंट कम हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा। तो यहां पे इंटेंसिटी बढ़ गई है, हम इसको बोलते हैं मैक्सिमा या कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, और जहां पर इंटेंसिटी कम हो जाती है हम उसको बोलते हैं मिनिमा या डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। ये कैसे बनते हैं, क्या कंडीशन होती है, ये समझते हैं। सपोज दो लाइट वेव हैं बेटा, और उन लाइट वेव की इक्वेशन है y1 इक्वल्स टू a sin ओमेगा t, और दूसरी इक्वेशन है y2 इक्वल्स टू b sin ओमेगा t प्लस फाइव। अब प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन से क्या होगा? इन दोनों का नेट डिस्प्लेसमेंट y इक्वल्स टू y1 प्लस y2। तो बेटा इन दोनों को ऐड कर दो, a sin ओमेगा t प्लस b sin ओमेगा t प्लस फाइव। इसमें आइडेंटिटी लगाओ, साइन a प्लस b, तो b तो बाहर रहेगा, साइन a प्लस b यानी साइन a कोस b प्लस कोस a साइन b, b को मल्टीप्लाई कर दिया दोनों तरफ। यहां से साइन ओमेगा टी टर्म है और यहां भी साइन ओमेगा टी, इनको एक साथ ले आओ, और बाकी जो बचा ये वाला b साइन कोस ओमेगा टी साइन फाइव, इसको इकट्ठा कर लिया। तो बेटा साइन ओमेगा टी को हटा के ये जो पूरा पार्ट है इसको हमने कह दिया कि a प्लस बी कोस फाइव किसके इक्वल? r कोस थीटा के इक्वल। और b साइन फाइव किसके इक्वल? b साइन फाइव इक्वल्स टू है r साइन थीटा के लिए, हमने एज्यूम कर लिया है। तो हम देखेंगे कि इसकी जगह अगर हम r कोस थीटा को पुट कर दें और इसकी जगह r साइन थीटा को पुट कर दें तो बेटा ये इक्वेशन बनती है। इसमें फिर से एक आइडेंटिटी लगा दो मैथमेटिक्स की, r कॉमन ले लो, साइन ओमेगा टी प्लस थीटा आ जाएगा। इसका मतलब है कि जो रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट है दैट इज इक्वल्स टू r साइन ओमेगा टी प्लस फाइव। आप देखो इस इक्वेशन को इन दोनों इनिशियल इक्वेशन के साथ कंपेयर कर सकते हो। पहली लाइट की इक्वेशन है a साइन ओमेगा टी, मतलब इसका एम्पलीट्यूड है a। दूसरी इक्वेशन है b साइन ओमेगा टी प्लस फाइव, इसका एम्पलीट्यूड है b और इसका फेज है ओमेगा टी प्लस फाइव। दोनों के बीच में फेज डिफरेंस कितना हो रहा है? फाइव का बेटा। तो हम इसी से अगर कंपेयर करें तो रिजल्टेंट वेव का एम्पलीट्यूड कितना है? r। दिस इज द एम्पलीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट वेव। तो ये r इक्वल्स टू, हमें r ही कैलकुलेट करना है। r कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं? इन दोनों इक्वेशंस को स्क्वायर एंड एडिंग कर दो, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स एंड देन एडिंग। तो आप देखेंगे बेटा r कोस थीटा r साइन थीटा, इनको स्क्वायर करो और ऐड करो, तो r साइन थीटा का स्क्वायर प्लस r कोस थीटा का स्क्वायर इक्वल्स टू b साइन फाइव का स्क्वायर प्लस a प्लस b कोस फाइव का स्क्वायर। ये लिख दिया हमने। यहां से आर स्क्वायर कॉमन ले लो, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा 1 हो जाएगा, तो ये आर स्क्वायर बचा।
फिर इसमें a प्लस बी कोस फाई का स्क्वायर बेटा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab और b साइन फाई का स्क्वायर b स्क्वायर साइन स्क्वायर फाई। तो बेटा यहां से देखो बी स्क्वायर कोस स्क्वायर फाई बी स्क्वायर साइन स्क्वायर फाई, अगर यहां से बी स्क्वायर कॉमन ले ले तो ब्रैकेट के अंदर आएगा साइन स्क्वायर फाई प्लस कोस स्क्वायर फाई और वो होता है 1। तो हमें यहां सिंपली बचेगा बी स्क्वायर। तो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड जो होगा उसका फॉर्मूला ये आया आर स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कोस फाई। अच्छा, वेव ऑप्टिक्स में जो इंटेंसिटी ऑफ लाइट होती है दैट डिपेंड्स ऑन व्हाट एम्पलीट्यूड, एम्पलीट्यूड का स्क्वायर के इक्वल होती है। तो लाइट की इंटेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम्पलीट्यूड स्क्वायर। तो पहले सोर्स की जो लाइट है उसकी इंटेंसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू उसका एम्पलीट्यूड। कितना एम्पलीट्यूड a। तो I1 इक्वल्स टू के स्क्वायर। इसी तरह से दूसरे सोर्स की जो लाइट है उसकी इंटेंसिटी I2 इक्वल्स टू के बी स्क्वायर, क्योंकि उसका एम्पलीट्यूड b है और जो रिजल्टेंट वेव बनी उसका एम्पलीट्यूड कितना है r। तो बेटा रिजल्टेंट इंटेंसिटी क्या होगी दैट I इज इक्वल्स टू के आर स्क्वायर, क्योंकि रिजल्टेंट वेव का एम्पलीट्यूड r है। क्लियर बच्चों? इसके बाद हम इन वैल्यूज को इस इक्वेशन में रख देते हैं। तो r स्क्वायर की जगह क्या रखोगे बेटा I बाई के, a स्क्वायर की जगह क्या रखोगे I1 बाई के, ऐसे ही b स्क्वायर की जगह I2 बाई के, इनको पुट कर दो, k दोनों तरफ कटेगा, ये आ जाएगा I इक्वल्स टू I1 प्लस I2 प्लस 2 रूट I1 I2 कोस फाई। अब देखो नॉर्मली हम क्या सोचते हैं कि जो रिजल्टेंट इंटेंसिटी दैट डिपेंड्स ऑन द इंटेंसिटी ऑफ टू सोर्सेस, मतलब I1 और I2 पे डिपेंड कर रही है, ऐसा नहीं है। इस बात पे भी डिपेंड करती है कि दोनों लाइट सोर्सेज की जो वेव्स हैं उनके बीच में फेज डिफरेंस कितना है। तो बच्चों हमने रिजल्टेंट इंटेंसिटी का फॉर्मूला भी ड्राइव किया। अब देखते हैं कि कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में इंटेंसिटी मैक्सिमम कितनी होगी और मिनिमम में या डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में इंटेंसिटी कितनी होगी। पहले निकालते हैं कंडीशन फॉर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस का मतलब है कि इंटेंसिटी मैक्सिमम कब होगी। बेटा अभी हमने फॉर्मूला क्या पढ़ा इंटेंसिटी का I इक्वल्स टू I1 प्लस I2 प्लस 2 रूट I1 I2 कोस फाई, ये फॉर्मूला पढ़ा। इस फॉर्मूले में आप देखेंगे कोस फाई की वैल्यू मैक्सिमम होगी तो I की वैल्यू भी मैक्सिमम होगी, और कोस फाई की वैल्यू मैक्सिमम कितनी हो सकती है, कोस की वैल्यू 1 से ज़्यादा कभी नहीं होती। तो कोस फाई की वैल्यू हो सकती है +1, और +1 कब होती है जब फाई कितना होगा 0 पे, कोस 0 1 होता है, कोस 2 पाई भी 1 होता है, कोस 4 पाई भी 1 होता है। इस तरीके से हम इसको लिख सकते हैं 2n पाई, वेयर n की वैल्यू 0 1 2 3 पुट करो तो जैसे n को 0 पुट किया बेटा तो 0 आ गया, n को 1 पुट किया तो 2 पाई आएगा, n को 2 पुट किया तो क्या आएगा 4 पाई, इस तरह से। और हमको एक फॉर्मूला याद रखना है कि पाथ डिफरेंस इज इक्वल टू होता है लैम्डा बाई 2 पाई इंटू फेज डिफरेंस। तो पाथ डिफरेंस अगर निकालना है तो लैम्डा बाई 2 पाई इंटू 2n पाई रख दो, तो 2 पाई कटेगा बेटा, तो पाथ डिफरेंस आएगा n लैम्डा। इसका मतलब जब दो वेव के बीच में फेज डिफरेंस 2n पाई हो या पाथ डिफरेंस n लैम्डा हो तो बेटा इंटेंसिटी कैसी होगी मैक्सिमम होगी। इसका मतलब कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस बनेगा। रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड निकालना है, उसका फॉर्मूला क्या है आर स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कोस फाई। कोस फाई की वैल्यू हम कह रहे हैं 1 होगी कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए, तो आर मैक्सिमम कितना हो जाएगा अंडर रूट आर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। यहां पर कोस फाई की वैल्यू 1 रख दो, यहां पे स्क्वायर होता था उसको हमने इधर ले जाकर रूट लगा दिया बेटा, कंफ्यूज ना होना, आप फॉर्मूला चेक कर लो। तो यहां पर देखेंगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab अंडर रूट में, और ये बन गया आइडेंटिटी ए प्लस बी का होल स्क्वायर, तो स्क्वायर से रूट करेगा तो ए प्लस बी आया। इसका मतलब रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड इज इक्वल्स टू ए प्लस बी होगा। जैसे यहां पे देखिए एक वेव ये है ब्लैक में जो बनी है डार्क में, और एक दूसरी वेव है ये डॉटेड में जो बनी है, दोनों सेम फेज में। जब दोनों जीरो हैं तो दोनों जीरो हैं, जब दोनों मैक्सिमम है तो दोनों मैक्सिमम है, एक साथ ही एक ही टाइम पे, तो इसका मतलब सेम फेज में। अब इन दोनों का जो रिजल्टेंट वेव बनेगी उसका एम्पलीट्यूड इसका और इस छोटी वाली वेव के दोनों के एम्पलीट्यूड का सम हो जाएगा। अगर पहली का एम्पलीट्यूड ए है दूसरी का एम्पलीट्यूड बी है तो बेटा ये जो रिजल्टेंट वेव बनी है रेड वाली इसका एम्पलीट्यूड क्या होगा ए प्लस बी। तो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड में कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए ए प्लस बी हो जाता है बच्चों।
दूसरा, मैक्सिमम इंटेंसिटी कितनी होगी कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में, तो आई मैक्स इज इक्वल टू, फॉर्मूला लगा देंगे I1 प्लस I2 प्लस 2 रूट I1 I2 कोस फाई की वैल्यू हम पहले से ही 1 लेके चल रहे हैं मैक्सिमम के लिए, तो ये पुट कर दो आई मैक्स इज इक्वल टू, बेटा I1 को हम रूट I1 स्क्वायर लिख सकते हैं, I2 को रूट I2 स्क्वायर लिख सकते हैं, और 2 रूट I1 I2 तो ऑलरेडी है ही, तो यहां से आई मैक्स का फॉर्मूला आ जाता है रूट I1 प्लस रूट I2 का होल स्क्वायर। तो बेटा नेट इंटेंसिटी जो आएगी, आप देखेंगे इंटेंसिटी का सिर्फ सम नहीं होता, रूट इंटेंसिटीज निकालो, दोनों का सम करो, फिर उसका स्क्वायर करो, इस तरह से इंटेंसिटी को रिजल्टेंट इंटेंसिटी आएगी। अब आते हैं डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में, मतलब जहां पर दो लाइट वेव आए और वहां पर इंटेंसिटी मिनिमम हो जाए, ऐसा कब हो सकता है? तो देखते हैं, रिजल्टेंट इंटेंसिटी मिनिमम होना चाहिए, इसका मतलब कोस फाई की वैल्यू क्या हो, इस फॉर्मूले में देखो कोस फाई की वैल्यू मिनिमम क्या हो सकती है, -1। बेटा कोस ग्राफ से जाओ ना, ये कोस ग्राफ है ये, तो इसमें जाओ, मिनिमम क्या होती है -1। अब ये -1 कब होती है, पाई पे, 3 पाई पे, 5 पाई पे। इसको हम लिख सकते हैं 2n-1 पाई, वेर n की वैल्यू 1 2 3 वेरी करेगी। 1 रख के देखो इसमें, 2 × 1 -1 1 आ गया 1 पाई, अगर 2 रखते हो तो 4 - 1 3 पाई, इस तरह से। और पार्ट डिफरेंस होता है λ/2 पाई इंटू फेज डिफरेंस। फेज डिफरेंस हमने 2n-1 पाई निकाला, तो इसको पुट कर दो, यहां से पार्ट डिफरेंस आ जाएगा। तो बेटा फेज डिफरेंस और पाथ डिफरेंस अगर इतने होते हैं तब उस वक्त डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस बनेगा। समझ में आ रहा है ये? तो जहां पर इंटेंसिटी मिनिमम होगी। इसके बाद रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड जो होगा वो मिनिमम कब होगा, जब हम कोस फाई की वैल्यू -1 कह रहे हैं, तो -1 की वैल्यू यहां पे पुट करो बेटा इसके बेसिक फॉर्मूले में, वहां से आपको आएगा कि रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड जो होगा डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में A - B होगा। अब सोच के देखो, अगर दोनों का एम्पलीट्यूड सेम हो जाए, दो वेव का एम्पलीट्यूड, और कहीं पे डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस बन रहा है, तो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड क्या हो जाएगा बेटा, 0, A-A, अगर दोनों का एम्पलीट्यूड A है तो। इसी तरह से मिनिमम इंटेंसिटी I1 प्लस I2 प्लस 2 रूट I1 I2 कोस फाई की वैल्यू मिनिमम के लिए -1, फिर से पुट कर दो, तो यहां से आप देखेंगे I मिनिमम की वैल्यू आएगी रूट I1 माइनस रूट I2 का होल स्क्वायर। कई बार ये बुक में इस तरह से लिखा हुआ बेटा कि इसको स्क्वायर को हटाओगे तो यहां पे रूट की फॉर्म में है, इस तरह से भी लिखा हुआ है। इसको भी यहां से स्क्वायर हटाओगे तो इसको भी आप रूट की फॉर्म में लिख सकते हो। तो आपकी मर्जी, आप ऐसे याद रखो या जो पहला वाला लिखा हुआ था उसकी तरह से याद रखो। तो बच्चों, जब भी इंटरफेरेंस होगा तो उसके लिए कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की कंडीशंस ही आएंगी। आप फेज डिफरेंस की फॉर्म में, पार्ट डिफरेंस की फॉर्म में भी याद रखेंगे, दोनों की कंडीशंस अलग अलग है।